जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो गुरु स्टोरीज का ये जो सीजन है हमारा, इसमें मैं खंडू भैया आपको और बाकी सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू अभिषेक। तो भैया शुरू करेंगे ना हम लोग, ऑलरेडी हम लोग लेट। हाँ, शुरू करते हैं। तो गुरु स्टोरीज मतलब सबके दिल के एकदम पास का सब्जेक्ट है। तो मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आता हूँ भैया कि आपकी आर्ट ऑफ लिविंग की जर्नी तो बहुत सारे लोगों को पता है, जो नासिक के उनको तो फॉर श्योर पता है। फिर भी लेकिन फिर भी आप कुछ बताना चाहोगे, आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? एक प्राणायाम सीखने की क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। प्राणायाम क्या है, नाम खाली पता था। ये इश्यू है ऑलमोस्ट 2000 का। तो ये प्राणायाम क्या होता है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। तो मैं दोज डेज आई वाज इन बॉम्बे। तो वहाँ रास्ते पे एक बोर्ड लगा हुआ था प्राणायाम, और बाकी सुदर्शन क्रिया और ये सब चीजें मुझे कुछ याद नहीं है, खाली प्राणायाम ये शब्द मुझे वहाँ का याद है। और नीचे नंबर दिया हुआ था, एंड पे 2611 था पहला, बाकी कुछ पता नहीं। और तब तक मुझे आर्ट ऑफ लिविंग पता नहीं था, हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी मुझे पता नहीं थे। और एज ए क्यूरियोसिटी मैं कॉल किया और वो कोर्स में गया। तो शुरू में तो ठीक लगा, नॉलेज मुझे अच्छा लगा। और जब सुदर्शन क्रिया किया तो आई फेल्ट इट, अरे समथिंग इज देयर। मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, दिमाग से चलने वाला हूँ। मेरे पास 3 मास्टर्स डिग्री है, तो हर चीज मुझे मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जब एक कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया किया ना, तो मुझे लगा कि समथिंग, मेरा जो इंटेलेक्ट है उसे परे कुछ है। और फिर पता नहीं, बस जर्नी शुरू हो गया। और वैसा मैं फॉर्चुनेट निकला। हमारा कोर्स होने के बाद ऑलमोस्ट 10 दिन में ही गुरुदेव मुंबई में आए थे। तो वहाँ उनका बिल्कुल दर्शन भी करने को मिला था। और फिर भी वो इतना अटैचमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इसमें जो वॉलंटियर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, वो मुझे पता है। वहाँ के जो वॉलंटियर ही थे, मेरे जो मेंटोर है विजय थिगड़े करके है, तो उन्होंने मुझे पकड़ के रखा। बीएसएनएल में हूँ, तब तो डीओटी था, उससे पहले बीएसएनएल में। तो मैं बोलता था कि कुछ कॉल वगैरह करना है तो मैं वो सेवा कर लूँगा। तो जब भी कहीं कम्युनिकेट करना है, लोगों को बोलना है, तो मेरे पास आते थे, चलो लोगों को हम बातें करेंगे, बताएँगे वगैरह ऐसा। और फिर मुझे वो सिखाते थे, चलो प्राणायाम ऐसा-ऐसा करते हैं, मेरे से करके लेते थे, भस्त्रिका ऐसा करते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली उनके जो एफर्ट्स है, उसकी वजह से मैं इस पाथ पे रहा। तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ माय पाथ। या यस। तो भैया ऐसा कुछ इंसिडेंट्स जो, वो इंसिडेंट्स के बाद आपको लगा कि यस, हाँ गुरुजी इज अल्टीमेट, इसके सिवा और कुछ भी नहीं, अब मैं यही रास्ते पे चलूंगा। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? अ, मैं शुरू में कनेक्ट हुआ ना, मैं नॉलेज से कनेक्ट हुआ। मुझे नॉलेज जो है, उसका विज़डम जो है, ये अच्छा लगा। और उसके बाद फिर वो गुरुदेव जो है ना, गुरु जीवन में जब आते हैं या हमारे जीवन में आने वाले होते हैं, तो कुछ न कुछ तरीके से वो हमें खींच के लेते हैं। ये मैं मेरी तरफ से ये मैं मुझे पूरा ये यकीन हो गया, क्योंकि क्या हुआ पता है? गुरुदेव वगैरह ऐसा नहीं, पता नहीं, मुझे अच्छा लगता था ये कोर्स में जाके बैठना, वो सुनना। तो जब भी कभी कोर्स होता था, मैं वहाँ जाके बैठता था, उन लोगों के साथ रहता था। वो आखिरी दिन वाला जो सभी के साथ में खाना वगैरह, वो मुझे अच्छा लगता था। और वो ही करते-करते धीरे-धीरे पता नहीं, मुझे लगा चलो यार एडवांस कोर्स कर लेते हैं। देन आई वेंट टू ऋषिकेश, और ऋषिकेश में एडवांस कोर्स किया, फिर अच्छा लगा। उसके बाद कोई लोग चर्चा कर रहे थे डीएशन वगैरह कोर्स होता है, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन कुछ लोग जा रहे थे, हम लोग तो उस समय नालासोपारा में थे, तो वहाँ से लोग कुछ जा रहे थे मुंबई में, हीरानंदानी में डीएशन कोर्स होने वाला था। तो मैं उनको बोला, यार आप जा रहे हो तो मैं भी चलूँ क्या? अरे बोल, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं खुद होके बोला, मुझे किसी ने बोला नहीं तुम जाओ करो, मुझे अंदर से लगा यार चलो जाते हैं। और ये एडवांस कोर्स, ये डीएशन कोर्स है ना, वो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा। मेरे मन में जो कुछ बैरियर्स थे, जो कुछ डाउट्स थे, जनरली वो जो डोनेशन होता है उसके बारे में जो कुछ मेरा बैरियर था, वो वहाँ ब्रेक हो गया। और फिर
पता नहीं वो आने के बाद है ना, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो समय पे वो समय में मेरा पोस्टिंग था, तो वो समय में वगैरह मैं वहाँ जाता था, उन लोगों को मिलता था लाइक दिस। और ऐसा ही कुछ एक बार हम लोग, विश्वास भैया हमारे मेंटर, वो वहाँ आए थे और हमारे साथ में और एक शर्मा जी थे। वो बोले कि 3 लोग एलिजिबल है बोले टीटीपी के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग फेज़ 1 के लिए एलिजिबल है। तो बोले कौन-कौन? एक ये है और खंडू जी है। मैंने बोला मैं कैसे एलिजिबल हो गया? बोले ये एक डीएसएन होता है, 2 एडवांस होते हैं और फिर आप लोग टीटीपी में टीटीपी फेज़ 1 में जा सकते हो। वो टाइम 15 दिन का टीटीपी फेज़ 1 होता था, 15 दिन का टीटीपी फेज़ 2 होता था। तो मैंने बोला लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे मुझे किधर टीचर बनना है? नहीं बोली टीचर तो खुद के लिए होता है, फेज़ 1 जो है ना खुद के लिए होता है। आपने खुद के लिए इंटरनल ग्रोथ के लिए वगैरह अच्छा। मैंने बोला खुद के लिए तो आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। और मैंने चलो बोले जाएँगे, ऐसा मैंने हाँ बोल दिया। फिर वो बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं जा पाओगे आप, आपको कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो आप सभी को जाके वसई में कोर्स ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बाकी लोग बोले, कोई बोला मैं जुहू में करूँगा, कोई बोला मैं नहीं जा पाऊँगी, वो लेडी थी तो मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे कुछ लिमिटेशन है। तो मैंने बोला चलो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जो मेरे मेंटर थे, वो आप अगेन वो जो वॉलंटियर का रोल जो है वो मेंटर का, तो बोले खंडू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुआ नहीं हुआ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा ऐसा है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं चलो। एंड देन आई टूक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहाँ मैंने फिर शुरू किया और खाली एक आदमी मेरा पहचान वाला था। उनको बोला, "यार चलो यहाँ करते हैं। हॉल-वॉल बुक करना है, अरे इतने सारे पैसे नहीं हुआ तो क्या करें पॉकेट से जाएँगे।" तो उनका ही ऑफ़िस था वहाँ टॉप फ्लोर पे कुछ जगह था। मैंने बोला चलो यही कर लेते हैं और स्टार्टेड कोई एक को वो कॉल करता था, फिर मैं उसके साथ उनसे बात किया, उनका जाके फॉर्म भरता था और उनको अरे आपके कोई पहचान वाले होंगे ना, उनके कॉन्टैक्ट दो। तो और लैंडलाइन होता था, वो टाइम पे मोबाइल भी नहीं था। तो फिर उनको कॉल करो, उनके कॉल करो और पता नहीं ऐसा हो गया है ना मैं अकेला 43 लोगों का कोर्स ऑर्गेनाइज़ हो गया है उन वहाँ। वाओ! और फिर मुझे अच्छा लगने लगा और कोर्स में वो नॉलेज वगैरह ठीक है, लेकिन वो सब मैनेजमेंट करना ये सब चीज़ें पता नहीं ऐसा अच्छा लगता था। और लाइक दिस ऐसा मैंने वहाँ 6 कोर्सेज़ ऑर्गेनाइज़ कर लिए। और आपको एक जनरली हमें वेन्यू की ये सब चीज़ों की दिक्कत होती है ना, पता नहीं तब से जो है ना, तो वो जो वेन्यू हमने लिया था, वो बिल्कुल करीब था। यानी वसई स्टेशन से 2 मिनट की डिस्टेंस पे और बस स्टैंड से 1 मिनट की डिस्टेंस पे। तो वही वेन्यू जब मैं वहाँ से छोड़ के भी आया ना, 6-7 साल उसके बाद वही वेन्यू वहाँ वो लोग यूज़ करते थे और बड़ा काफ़ी अच्छा-सा और फ्री में देता हूँ, अपने डीओटी का ही था। तो तब से मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे कभी वेन्यू की दिक्कत आई ही नहीं। मैं वेन्यू अवेलेबल फॉर मी, वो फ़ॉलो-अप हो कोर्स हो और पे भी करना है तो नॉमिनल जो भी है, इतना ज़्यादा कभी पे भी नहीं करना पड़ा ऐसा। तो ये नॉलेज ही पता नहीं वो बाँध के रखा। तो और धीरे-धीरे फिर वो करिश्मा तो कर ही देते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऐसा है। यस। या गुरुदेव के साथ पहली मुलाकात आपकी? हाँ, मैं एडवांस कोर्स के लिए ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश में हम लोग एडवांस कोर्स हुआ और पर्सनली मिल रहे थे सभी को और वो टाइम ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, 2001 की शायद होगा, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। मैं मिलने के लिए गया और कुछ लोग थे तो मैं भी था और जब मैं सामने गया, पता नहीं मेरे मुँह से ऐसा निकल गया, अ, गुरुदेव मैं आपके पास आने के लिए हिचकिचा रहा हूँ। ऐसा ही बोल दिया, पता नहीं क्या। तो गुरुदेव क्यों? ऐसा बिल्कुल बड़ी आँखें करके मेरी आँखों में देखा और ऐसा बोले और मैं इतना पता नहीं डर गया, अंदर कुछ हो गया, वहाँ से निकल के मेरे रूम में आ गया। कुछ तो हो रहा था अंदर एंड बस वो मैजिक कर गया, जो भी अंदर है। उनका वो क्यों ही मेरे अंदर पूरा उनकी जो नज़र थी, वो आँखें जो है, उन्हीं से पूरा काम हो गया। वेरी नाइस। फिर बीडीएस का आपका कनेक्शन कैसे शुरू हुआ फिर? हाँ, वीडियोस का है ना, ये भी अ, ये जो स्पिरिचुअलिटी या पूजा, ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। मेरा जो घर है वहाँ अ मंदिर बनाया है हमने, तो वो मंदिर में मैं कब जाता था, कभी कोई गेस्ट आए हैं ना, तो उनको अभी घर दिखाना है, बंगलो दिखाना है ना, तो चलो मंदिर से शुरुआत करते थे, तब मैं वो मंदिर में जाता था। अदरवाइज़ वो जो पूजा और ये सब चीज़ें हैं ना, तो माय वाइफ ज्योति वो सब देख लेती थी। तो ये सब चीज़ों से मैं दूर रहता था, पूजा वगैरह मैं कभी करता नहीं था।
लेकिन गुरु हमें ना कंप्लीट बनाते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ लैक कर रहा है वो ना वो कुछ तरीके से वो करके लेते हैं। और मैं भी इसमें बिलीव करने लगा क्योंकि वो बराबर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमें उसमें ढाई देते हैं। तो ऐसा ही अम, अम, शायद स्वामी वैशंपायन पायन जी मुझे बोले कि खंडू ये पूजा का ऐसा कुछ है ऑर्गेनाइजिंग, तो तू करेगा क्या? मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। और अपने ये नासिक के ही अपने अतुल भैया वो सब देखते थे, अतुल गायधनी, तो बोले ऐसा-ऐसा है तो करो। और गुरुदेव ने फिर पता नहीं वो क्या हो गया और मुझे वो करने में मज़ा आने लगा। तो पहले फिर 50 पूजाए, फिर 75, फिर 100 अगले साल में, फिर 150 और लास्ट छठा साल में 185 तक अपना नॉर्थ महाराष्ट्र में वो पूजाएँ होता होने लगा। तो ये एक एंगल हो गया। अभी ठीक है, मैं पहले साल जब पूजाएँ ऑर्गेनाइज़ किया तो मैं मुझे लगा कि आई एम जस्ट मैनेजर, मुझे तो खाली ऑर्गेनाइज़ करना है। वो सुनना और वहाँ जाके बैठना वो मेरा काम नहीं है। तो पहले साल में शायद मैंने 1, 2, 3 पूजा वगैरह अटेंड किया। लेकिन दूसरे साल मुझे लगा नहीं यार ये तो करना चाहिए, अच्छा लगता है एक पूजा में बैठा। फिर दूसरे साल 11 अटेंड किया, तीसरे साल को 31 अटेंड किया और ऐसा करते-करते ये शुरू हो गया। फिर मैंने बैठने भी लगा उस पूजाज़ में। और पता नहीं यही उनको कम लगा या समथिंग, तो गुरुदेव ने क्या किया कि वो परफॉर्मर बना दिया। यानी जब पूजा वो जो कर्ता होता है, यानी जैसे स्वामी जी बैठ के पूजा करते हैं या गुरुदेव जो रुद्र पूजा जो भी जो ऑफरिंग वगैरह, तो वो भी उसके लिए भी गुरुदेव ने फिर करो आप वो भी करो। तो लाइक दिस उन्होंने मुझे पकड़-पकड़ के बराबर वो जो पूजा एस्पेक्ट जिससे मैं थोड़ा-सा दूर भागता था, तो वहाँ लेके आए। तो ये भी जो है मेरे जीवन का जो लैक था, मैं ज़्यादा पूजा-अर्चा नहीं करता था, तो धीरे-धीरे वो वहाँ लेके आए, ऐसा है। यस। और आप फिर पूजा परफॉर्मर कब बने और कैसे बने? पूजा परफॉर्मर पता नहीं वो यानी मेरा हर एक चीज़ में जो है ना टीचर भी बनना था तो शुरू में मैं नहीं था इंटरेस्टेड, लेकिन वो सिचुएशन बराबर क्रिएट करते हैं। जब टीचर बनने के लिए मुझे कॉल आया अ, फेज़ 1 का बैंगलोर का। तो मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था क्यों जाना है, ज़रूरत नहीं वगैरह ऐसा। और फिर पता चला कि छुट्टी नहीं मिली है और मेरे साथ वाले दोनों चले गए और बाद में मुझे फ़ील हुआ कि मैंने कुछ तो गलती किया है, मुझे जाना चाहिए था। और माइंड पूरा जो है ना कि बर इसके बाद मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, मौका मिला तो मैं छोड़ूँगा नहीं। और पता नहीं वो मेरा माइंड गुरुदेव तैयार कर रहे थे, अब मुझे पता नहीं। पहले तो खाली एक जगह पे वो टीटीपी होता था। लेकिन वो समय उसी साल में यानी बैंगलोर का वो फेज़ 1 शुरू होने के बाद तुरंत शायद 1 हफ्ता या 15 दिन के बाद ऋषिकेश का, और ऋषिकेश के लिए मुझे मुझे फिर कॉल आ गया कि आप ऋषिकेश आ जाओ ऐसा। फिर बोला तो अभी तो नहीं छोड़ूँगा, वो छुट्टी वगैरह जो है वो जो भी कुछ भी हो जाए, रिज़र्वेशन मिले नहीं मिले, फिर वहाँ। तो सेम वे ये इसका भी जो है परफॉर्मर का भी, तो मुझे वहाँ से बुलावा आ गया कि बस आपको बुलाया है, आप आ जाओ परफॉर्म के लिए। तो वो ट्रेनिंग था कुछ 8-10 दिन हम लोगों को सिखाया बैंगलोर आश्रम में और फिर वो अ, शुरू हो गया परफॉर्मिंग। वेरी नाइस। अच्छा भैया, हर एक के साथ होता है, हम लोग किसी चीज़ के लिए उम्मीद छोड़ देते हैं और गुरुदेव की कृपा से हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ मिलता है। हाँ। तो आपका कुछ ऐसा इंसिडेंस बहुत सारे होंगे, उसमें से एक आपका फेवरेट? अम, अभी तो जो ऐसा है ना कि अभी पूरा ये ऐसा रियलाइज़ेशन हो गया ये विज़डम से, ये सब चीज़ों से इन ऑल रिस्पेक्ट अपना हेल्थ के मायने में ले लो या अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी हो, एक्सेप्टेंस हो, तो ये जो ज्ञान है ना, पूरा वो ऐसा सपोर्टिव होने लगा। एक बार और वो एक है अपने को पूरा टेस्ट करके फिर गुरुदेव देते हैं। तो सब हर जगह पे मुझे एक नया जगह मिलता था। मैं बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट मेरा ट्रांसफर होता है और हर हर समय नया मौका मिलता है। फिर वहाँ से बिल्कुल शतरंजी बिछाने से, रजिस्टर करने से शुरू करो और फिर आगे जाके फिर बस जाके कोर्स कंडक्ट करो, निकल आओ। ये इस सिचुएशन तक जाता था, बाकी सब लोग देख लेते थे। तो ये ऐसा ही था। तो एक मेरा जो इंसिडेंट है मेरा अलीबाग में ट्रांसफर था और वो समय वो जो जेडपी है वहाँ के वो चीफ ऑफिसर है, सीओ का उनको कॉल आया कि यहाँ कोर्स करवाना है अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं। दिवाली का सीज़न था, वहाँ कोई था नहीं, वॉलंटियर्स वगैरह सब अपने गाँव चले गए थे।
मेरे बच्चे भी नासिक निकल आए थे और मैं और मेरी वाइफ जो थी वहाँ खाली हम लोग वहाँ थे, अलीबाग में थे। तो अभी कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो थोड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो गवर्नमेंट हमारी मेंटेलिटी जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बार बार जाओ उनको बोलो, तो ऊपर नीचे वो काफी बड़ा बिल्डिंग है और उसी के टेरेस पे वो कोर्स होने वाला था। बिल्कुल सामने शोर है, शिशोर है, समुंदर है, आगे वो किला है और उसके बैकग्राउंड पे वो बहुत सुंदर, शाम के समय तो इतना सुंदर वो नजारा होता था। उस जगह पे करना है, जगह वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन में इतना माथापच्ची हो रही थी। और उस दिन मैं पहली बार गुरुदेव बोला, गुरुदेव क्या इन लोगों के पीछे पड़ना और वापस इन्हीं लोगों को सिखाना, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। और दिन भर बहुत थक गए हम लोग। जनरली मैं घर पहुंचता तो मुझे खाने के लिए लगता था और घर पे वो भी होती थी तो बना के रखती थी, लेकिन उस दिन वो भी मेरे साथ थी। घर पे गया खाने के लिए तो कुछ था नहीं घर में। फिर सामने मेरे बॉस जो है उनके घर में गया कि चलो सर के यहाँ, तो वो भी बोले उनके यहाँ भी कुछ नहीं बना था। और हम बैठे थे और इतने में एक कॉल आता है मुझे बॉम्बे से। मेरा मेरा स्टूडेंट बॉम्बे में था वो, भैया गुरुदेव अलीबाग आ रहे हैं और प्रेरणा गोयल का फार्म हाउस है, इतना ही पता है, बाकी सब आप देख लेना, 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। वो बेरा में कुछ तो प्रोग्राम था और उसके बाद गुरुदेव आ रहे हैं और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, किसी को बताना नहीं, लाइक दिस। तो इतना खाली एक नाम से हम लोग, हमारा जो भी ज्ञान है टेलीफोन का वो डायरेक्टरी देखो, कुछ 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 करके ट्राई किया, कुछ मिला नहीं। बाद में हमने सोचा चलो डायरेक्ट जेट्टी पे चलते हैं, जहाँ वो लॉन्च आएगी वहीं से हम लोग उनको उनके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। और हम लोग वहाँ जेट्टी पे एक्चुअली वो बच्चे तो थे नहीं, मेरी वाइफ और साहब मेरे और उनके माता पिता, जब हम निकल गए और कोई अपने एक टीचर वगैरह थे उनको बोला, उन्होंने पहली बार फोन नहीं उठाया, बाद में उनके हस्बैंड ने उठाया, उनको बोलो, पता नहीं उनसे कम्युनिकेट, फिर हम निकल गए। और जब हम लोग वहां पहुंचे जेट्टी पे, 23 किलोमीटर वालीबाग से, तो पूरा अंधेरा और अंधेरे पे एक आदमी खाली टॉर्च चमका रहा है। तो हम वहां गए और हमने बोला यहाँ कोई आने वाले थे, रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर। हाँ हाँ वो हमने दाढ़ी वाले ऐसा बोला, बोले हाँ हाँ रविशंकर महाराज अभी अभी गए बोले, और हम उन्हीं को लेने के लिए आए थे, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं था, मैं इसीलिए रुक गया। यानी पूरे जेट्टी पे कोई नहीं था क्योंकि सब लॉन्च बंद हो गए थे और एक अकेला आदमी हमारे लिए टॉर्च लेके वहां खड़ा था। यानी समझ लो गाड़ी में जगह होता था, सब लोग निकल जाते थे, हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। द ओनली पर्सन वाज देयर। और फिर बोले कहाँ गए, बोले ऐसा 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 सीधा जाने का और वहाँ एक लाइटिंग किया हुआ है वहाँ है। और हम वहाँ पहुंचे, वो लाइटिंग देखा और फिर गेट पे गए और उन्होंने, वो जो सिक्योरिटी थे उन्होंने पूछा आप बॉम्बे से आए हो? और मैंने हाँ बोल दिया, पता नहीं वो निकल गए मेरे से। आ जाओ बोले, मैंने बोला गाड़ी लगा के आता और उन लोगों को लेके अंदर गया। सामने भानु दीदी बैठी थी और वहाँ पूरा एक खाने के लिए टेबल सजा हुआ था। भानु दीदी खाना खा रहे थे और साथ में खाली 7 लोग थे, 7 ही लोग थे गुरुदेव के साथ में, सब भानु दीदी और सब जो भी अपने ये थे, बाकी जो बिल्कुल ट्रस्टीज एंड लाइक दिस। और फिर भानु दीदी दिखी, हम लोग जाके पैर छूने लगे तो भानु दीदी बोली नहीं नहीं, खाते वक्त पैर नहीं छूते हैं, बोले खाना खा लो आप लोग। और मैं 1 घंटा पहले खाने के लिए हम लोग तरस रहे थे और वहाँ हमारे लिए 50 आइटम लगाई लगे हुए थे टेबल पे, सब खाने की एक 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 चीज ऐसा। फिर वो वहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया, बाजू में गुरुदेव बैठे थे। तो गुरुदेव का खाना होने के बाद गुरुदेव कुछ कॉल पे उधर शीशोर के बिल्कुल बाजू में लॉन्च था, उसके ऊपर घूम के किसी से बात कर रहे थे। फिर वो होने के बाद हमारे जो टीचर है, मेंटर है, विश्वास भैया, वो हमें गुरुदेव के पास लेके गए। मैं तो गुरुदेव को बताया ये अपने यहाँ के टीचर है, तो गुरुदेव बोलते अरे हाँ, मैं जब यहाँ आ रहा था ना तो मुझे लगा अपना प्राणायाम ध्यान ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो मैंने बोला गुरुदेव मैं पहले से यहाँ कोर्सेज कंडक्ट कर रहा हूँ। अरे वाह, तो यहाँ पहले से कोर्सेज ले रहा है। तो गुरुदेव मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रख के मुझे लेके जाते भानु दीदी के सामने के, आपको पता है ये अपने यहाँ की टीचर है। फिर नेहा जी के पास लेके जाते, फिर ये एक 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 अपने जो भी है कृष्ण कुमार से हर एक के पास लेके जाते, आपको पता है अपने यहाँ के टीचर है। और फिर वो प्रसाद दिया, फिर वो फिर बातें होने लगी और फिर बोला फिर सब कुछ हो गया। और फिर मैंने बोला गुरुदेव फिर कल मिलते हैं पुणे में, अच्छा आप भी आ रहे हो पुणे? मैंने बोला हाँ, गुरुदेव को पुणे में प्रोग्राम था, मैं भी आ रहा हूँ। फिर हम रात को निकल गए और फिर दूसरे दिन हम लोग जो है कि गुरुदेव को वहाँ व्हीकल से ही थे, उनको एक्स्ट्रा वो जो साथ में थे तो वो लेके फिर वहाँ पहुंच गए। और अ, और वो सब माला वाला पहनाना, वो गुरुदेव ने प्रसाद देना, उसको गले में पेडल होता है वो। और फिर निकले ना तो आगे जाके गुरुदेव की गाड़ी कंफ्यूज हो गई, राइट जाना है लेफ्ट जाना है।
तो फिर मैंने बाजू से मेरा गाड़ी आगे लिया और वहां से मैं एस्कॉर्ट करते गुरुदेव के व्हीकल को वहां से लेके ये अपना एक्सप्रेस हाईवे वहां जो टोल है वहां तक आई वाज एस्कॉर्टिंग गुरुदेव व्हीकल लाइक दिस। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो शुरू में देखो उन्होंने पूरा ऊपर नीचे मुझे वो बिल्डिंग में करवाया पूरा जो है मेरा जो कैपेसिटी वहां तक लेके गए और फिर उन्होंने जो बोलते हैं ना रेगिस्तान में भी खीर खिलाऊंगा तो लाइक दिस उन्होंने पूरा वो पंच पकवान मुझे खिला दिया ऐसा लाइक दिस। पंच नहीं 50 पकवान थे, पंच पकवान भी नहीं बोल सकते ऐसा। तो ऐसी ये चीजें ना मेरे साथ एक्चुअली पता नहीं, मैं थोड़ा दिमाग से चलता हूँ ना, तो गुरुदेव ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर उसमें मुझे वो डाल देते हैं ऐसा। तो आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग्स। यस वाह, नहीं भैया सच में गूज़बम्स आ गए हैं पूरे बॉडी पे सुन के। यस, अभी आपने भानु दीदी के बारे में भी बताया था, तो भानु दीदी की भी कुछ स्टोरीज होगी आपके, कुछ हाँ एक्सपीरियंसेस? यस। जब मैं एडवांस कोर्स कर रहा था तो उसी समय बताया कि आप लोग सहज समाधि मेडिटेशन कोर्स भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने वो कोर्स अटेंड किया और जब मैं वो इनिशिएशन होता है मंत्रा का, तो जब मैं उस रूम में गया ना तो एक देवी बैठी समथिंग लाइक दिस, एक गॉडेस सिटिंग ओवर देयर और वो मुझे कुछ बता रही है लाइक दिस। वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ क्योंकि फर्स्ट एक्चुअली सामने से जो है तो ये मेरी पहली मुलाकात थी भानुमति के सामने साथ में। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस उनके साथ। वो कुछ ही पल थे लेकिन वो बहुत कुछ मुझे दे गए और वो एक कनेक्शन उनके साथ बन गया। और भानु दीदी के बारे में बोलना है तो उम, हम ऐसा बोल सकते हैं शी इज द ओल्डेस्ट डिवोटी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, या गुरुदेव ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि यानी गुरुदेव बिल्कुल जब बचपन से गुरुदेव के साथ में है। इवन ऐसा बोल सकते हैं कि वो जिस गर्भ से गुरुदेव ने जन्म लिया है वहां से उन्हीं का जन्म हुआ है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वी आर हैविंग सच अ यानी ओल्डेस्ट डिवोटी विद अस। तो अ, तो भानु दीदी तो अल्टीमेट, यानी उनका जो प्रेजेंस जो है ना और उनका जो विजडम है वो बताती भी है तो बस हंस के और वो कुछ भी बोलो वो अंदर से भिड़ जाता है लाइक दिस। फिर बाद में फिर भानु दीदी के साथ में हम लोगों ने गुरु पूजा फेज 1 फेज 2 किया और फिर ये अपना सहज समाधि के भी टीचर बने तो वो समय पे भी फिर उन्हीं के साथ रहे। तो इट्स वेरी नाइस, यानी भानु दीदी जो भी कुछ बताती है ना तो इट्स फ्रॉम डेप्थ और वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। वो जो है ना उनका जो डिवोशन है, क्योंकि वो पूरा डिवोटी है। वो सिस्टर जो है ना भानुदेव की सिस्टर से ज्यादा, आई डोंट नो, सिस्टर से ज्यादा इट्स डिवोटी ओनली। और वो डिवोशन और भक्ति की कैसी है वो उनकी तरफ देख के पता चल जाता है लाइक दिस। यस यस अभिषेक। तो आ, कुछ आपका गुरु पूजा फेज 1 फेज 2 में कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ भानु दीदी के साथ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वो जो ज्ञान है अभी जो गुरु पूजा जो है ना, तो ये गुरु पूजा ही सच ए प्रोफाउंड नॉलेज। ये उसमें जो है ऐसा बोलते हैं कि वो स्कंद पुराण जो है तो उनमें से वो वर्सेस लिए हुए हैं। यानी इस गुरु गीता, गुरु गीता जो है वो गुरु गीता के ही ये कुछ वर्सेस है। तो ये गुरु गीता जो है शिव पार्वती का ही संवाद है, लेकिन भानु दीदी ने इतना सिंप्लीफाई करके इस ये जो इससे हमारा जो कनेक्शन है ना गुरु के साथ, वो जो डिवाइन है उनके साथ, वो वी कैन फील दैट कनेक्शन थ्रू दैट गुरु पूजा। और ये जो भी सहज भी जो होता है अपना जो मंत्रा जो होता है उससे भी कैन गो वेरी मच डीप इनसाइड अपना जो है। तो खुद के अंदर जाने के लिए तो इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस। जब भी हम लोग जितना, और बाद में तो मैं जब भी कभी मौका मिलता है गुरु भानु जी का कुछ कहीं शेयरिंग चल रहा है, कुछ नॉलेज चल रहा है, तो जब भी आश्रम है तो वहां जाके बैठ जाते थे। तो उनको बस सुनते देखते रहो और सुनते रहो। इट्स लाइक दिस प्रोफाउंड नॉलेज, यानी दैट इज वो कुछ पढ़ा हुआ ऐसा नहीं, दैट इज एक्सपीरियंशियल। वो जो भी कुछ बोलती है ना दैट इज एक्सपीरियंशियल, वो अनुभूति है। अनुभूति जो है उनकी वो हमारे सामने वो प्रेजेंट करती है। इट्स लाइक दिस।
यस। यस। सो गुरुदेव का बर्थडे है अगले हफ्ते, तो उससे पहले भानु दीदी अभी गुरु गीता के कुछ वर्सेस सिखाने वाले हैं, तो उसका हाँ, क्या महत्व है? अ, अभी पता है हम लोग जो बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश, या जो अखंड ब्रह्मा, तो ये सब जो है ना, ये सभी वर्सेस जो है, ये सभी गुरु गीता से ही है। तो उनमें से ही सिलेक्टेड, अभी हम लोग इधर गुरु पूजा में ये सब लोग बोलते हैं। तो ये पूरा ये वो स्कंद पुराण से, और ये जो शिव पार्वती का संवाद, तो ये इट्स वेरी हाई नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज। यानी जनरली आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब शिव महिमा या शिव पुराण कुछ चलता है तो वहाँ शिव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहीं विष्णु पुराण चल रहा है तो वहाँ विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं तो देखो, आप हर एक जगह पे जाओ, वो सबसे श्रेष्ठ है। कई गणेश जी के बारे में तो गणेश जी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये माता पार्वती ही शिव जी को पूछती है कि हर एक पुराण में ऐसा है तो वहां सबसे श्रेष्ठ है, तो एग्जैक्टली क्या है, हमें किसी को भजना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो बाकी तो बहुत कुछ शिव जी बताते हैं, लेकिन एंड में ये बताते हैं कि बस गुरु जो बोलते हैं ना वो करना चाहिए। हाँ, तो ये गुरु का जो महिमा है, यानी वो जो भी बोले तो है ना, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्रा मूलम गुरुर वाक्यम, या जो भी है मोक्षा मूलम गुरुर कृपा। तो ये जो है ना, तो ये जब हम पूरा तरह से उसको हमने अंदर उतर जाए ना, तो दैट इज द अल्टीमेट। तो जो कुछ जीवन में चाहिए वही तो अल्टीमेट है। तो ये रियलाइजेशन के लिए वो जो गुरु गीता है ना, तो ये हमें उसका वो डेप वहां हम पहुंच पाएंगे, जो भी है वो रियलाइजेशन। क्योंकि ये खाली अभी शब्द है हमारे लिए। पूजा मूलम गुरु पदम जो भी है, तो ये शब्द के परे वो अनुभूति, तो वो जो है ना, ये मौका है हमारे लिए कि भानु दीदी से हम लोग वो गुरु गीता जो है, गुरु गीता की अनुभूति ले। वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ वर्सेस, और ये उसके साथ में वो भानु दीदी से ना वो गुरु स्टोरी सुनना बहुत मजा आता है कि वो जिस तरीके से वो बताती है, और शी इज ऑल्सो वेरी प्लेफुल। हाँ, गुरुदेव तो अपने प्लेफुल है ही है, लेकिन भानु दीदी भी बिल्कुल प्लेफुली वो बताती है कि इट्स वो रिलेट हो जाता है, वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। यस। तो ऑलरेडी इट्स 9:45, सो जाने से पहले मुझे पर्सनल में 1-2 मैसेजेस आए हैं कि एक और गुरु स्टोरी। एक और गुरु स्टोरी। यस। अभी जस्ट जो है ना, मैं अभी मेरा लेह लद्दाख पोस्टिंग हुआ था, तो 14.5 months आई वाज देयर इन लेह लद्दाख। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर तो बहुत वर्स्ट है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक अंदर से लग रहा था कि ये जो ऋषि मुनि है हिमालय में जाके तपश्चर्या करते हैं, तो मुझे मौका मिलता है ऑफिशियली मुझे वहां जाके और सब कुछ अरेंज रहेगा, तो थोड़ा सा ये अनुभूति लेना चाहिए। तो मैं था वहाँ। तो बाकी और तो है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। यहाँ जो अपना ऑक्सीजन लेवल है यहाँ से 1/3 होता है। और वो खाने का स्केर्सिटी होता है, क्योंकि जब रास्ते सब बंद हो जाते हैं तो हमें 2 महीना दूध नहीं मिला, या सब्जियां नहीं आती, वेजिटेबल्स नहीं, अपना फ्रूट्स नहीं आते हैं, तो बस दाल चावल खा के निकाले, तो ऐसा है। तो इनमें से एक जो इंसिडेंट है, अ, लेह से लेके नुब्रा जाना था हमें। और वहाँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारे जो वहाँ के बॉस है, तो उन्होंने बोला कि चलो हम जाएँगे, कि नुब्रा जाएँगे, और ये फरवरी में शायद, हाँ, फरवरी था, जनवरी-फरवरी में। और ये सीज़न ठीक नहीं था। तो लेकिन वो बोले जाना है, तो फिर हम उन्होंने वहाँ का जो बीआरओ का क्वार्टर्स वगैरह बुक कर दिया, और फिर एक हैंग करके एक ब्रिटिश वो वहाँ सेटल हो गए अभी लेह में, सिंस लास्ट 30 इयर्स वो लेह में है। तो वो हमारे अच्छे दोस्त बन गए, वो मेरे बॉस और हम तीनों। तो हम तीनों का निकलने का प्लान हो गया। तो सुबह 9 बजे निकलना था, तो वहाँ उनका मुझे फ़ोन आया कि नहीं, वहाँ कुछ बर्फ़बारी हो रही है बोले नुब्रा में, तो हम लोग थोड़ा लेट निकलते हैं। तो हम हराम 11 बजे के करीब निकले।
और जब बाहर निकले सिटी से तो सामने से कोई किसी की जिप से आ रहे थे, वो बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले नुब्रा। डोंट गो, रास्ते में बहुत सारे व्हीकल फंसे हुए हैं, तो आप नहीं जाना। आपके पास चेन है क्या? वो जनरली वहाँ क्या है, वो स्किड होता है ना, तो टायर को चेन लगा के फिर आगे जाते हैं। तो हमारे बॉस फिर बोले नहीं नहीं, हमारे पास वो एसयूवी है और उसका थोड़ा हवा कम कर देगा, डिप्लीट हो जाएगा और हम निकल जाएंगे। आगे जाके एक टर्न पे गाड़ी आगे जा ही नहीं रही थी, स्किड होके पीछे आ रही थी। ऐसा 4-5 बार आगे पीछे किया और बाद में जोर से रेस करके आगे लेके गए। तो गाड़ी में जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, यानी सीट बेल्ट का इंडिकेटर है, इंजन का इंडिकेटर है, बैटरी का, सभी के सभी ऑन हो गए, सभी माल फंक्शनिंग करने लगे। गाड़ी स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने कुछ करके फ्यूज निकाल के कुछ करके फिर वो नहीं हो रहा था, कुछ भी गाड़ी बंद ही नहीं हो रहा था। आगे गए, एक साउथ पुलू करके एक जंक्शन है, तो वहाँ उन्होंने वहाँ वो चेक करेंगे, चेक नाका है वहाँ। तो बोले आपके पास चेन है क्या? नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। फिर उन्होंने सब बोल के वगैरह करके उन्होंने परमिशन निकलवा लिया और आगे जाके सब फ्यूज कुछ निकाल के बाद में वो सब एटलीस्ट गाड़ी पावर ऑफ और पावर ऑन होने लगे। फिर आगे निकल गए। एक टर्न पे एक जगह पे एक i20 वाला एक था, वो टायर को वो चेन बांध रहा था। तो हम लोग बाजू से निकल के आगे जा रहे थे, तो आगे जाके हम लोग फंस गए वो बर्फ में। फिर रिटर्न लिया, फिर आगे पीछे कर करके ऐसा हमारा। और वो समय पे वो हिम हिम क्या बोलते हैं, हिम स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म ऐसा चल रहा था, यानी जोर से हवा है, जोर से बिल्कुल विंड है और उसके साथ में बर्फ है। तो नीचे जब 20 डिग्री टेम्परेचर, तो वहाँ -30 वगैरह -30 होगा। और मेरे जो ग्लोव्स और जो शूज थे वो उस एटमॉस्फेयर में चलने वाले नहीं थे, पूरा ठंडे हो गए थे। और बार बार हम गाड़ी को धक्का मार, 20-25 बार मैंने हम लोगों ने धक्का लगाया था। वो जो साथ में जो हैंक था ब्रिटिशर, वो तो बिल्कुल गुस्सा हो गया। गुस्से में उन्होंने वो दरवाजे का लॉक भी खराब हो गया उनसे, एक्चुअली वो खींचते खींचते। और क्या हुआ फिर, वो बहुत मुश्किल से वहां से हमने गाड़ी निकाला। आगे जाके एक जगह पे वापस फंस गए। तो फिर उस जगह पे क्या किया, वो सब एफर्ट्स के नहीं निकल रही थी। फिर वो गाड़ी से निकल के बाहर आए, गाड़ी के नीचे घुसे, वो सब बर्फ वर्फ हटाया। और ये सब करते वक्त गाड़ी, वो चाबी है वो गाड़ी में रहेगा और गाड़ी लॉक हो गए। और हम ऑलमोस्ट टॉप पे, कहाँ टॉप पे थे पता है? इंडिया का यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यानी हाईएस्ट जो बिल्कुल सबसे ऊंचा जहां तक व्हीकल जा सकता है, उस जगह में नुब्रा ये खरदुंगला टॉप के बिल्कुल करीब हम लोग, यानी ऑलमोस्ट टॉप पे थे। यानी थोड़ा जाते थे तो आगे पहुंच जाते थे। तो उस जगह पे वो चाबी अंदर रहेगी, गाड़ी बंद होने का नाम नहीं, और अंदर भी नहीं जा सकते हैं। और सब जगह पे बर्फ पड़ा है और जोर से स्टॉर्म चल रहा है और हम बिल्कुल ठंडी में शिवरिंग कर रहे हैं। क्या करें अभी? कुछ किसी को बोलो जो दरवाजा खोलने के लिए कुछ पट्टी डाले, कुछ स्क्रू ड्राइवर डाले, खुल नहीं रहा था। फिर बाद में ऐसा डिसाइड हो कि वो कांच तोड़ना पड़ेगा, तभी वो चाबी निकाल पाएंगे। कांच तोड़ना है तो हमें वो पत्थर तक नहीं मिल रहा था कि वहाँ वो कांच तोड़ेगा ऐसा, क्योंकि सब जगह पे बर्फ था। तो कोई ऐसे सब लोग हमें हेल्प करने लगे। फिर किसी ने जाके कहीं से किसी को पत्थर मिला, हमने लोगों ने वो कांच तोड़ा और फिर हम लोग फिर वो चाबी निकाला। फिर एटलीस्ट ये फाइनल हो गया कि हम लोग अभी वापस जाना है, क्योंकि अभी टूटे हुए ग्लास से आगे कैसे जाएंगे, 2-3 दिन जाना था हमें। तो फिर वो गाड़ी रिटर्न लेना डिसाइड हो गया। फिर वो कुछ एक 7-8 लोग एक व्हीकल को पुश करते आ रहे थे, उन लोगों ने हमें फिर हेल्प करके व्हीकल हमारा घुमा दिया, फिर हम लोग निकले। तो जब हम रिटर्न आ रहे थे, थोड़ा भी चले ना स्किड होता था व्हीकल। तो हमने बोला कि फर्स्ट गियर आपको बदलना ही नहीं है। फिर थोड़े से आगे चले गए, फिर स्किड होता था। और वो स्किडिंग ऐसा था, एक जगह पे बिल्कुल टर्न पे, और एक तरफ पूरी खाई, एक तरफ पूरा बर्फ और ये पहाड़ ऐसा। एक जगह पे गाड़ी पूरा 180 डिग्री स्किड हो गया, पूरा सामने जा रहे थे पूरा घूम के पीछे की तरफ हो गया। कुछ भी हो सकता था। तो मैं गाड़ी से जब मुझे बाहर निकालता, मेरे पूरा वो ग्लास के इस लेवल तक बर्फ भरा हुआ था। तो जोर से पुश करके बाहर निकला, पूरा बर्फ से मैं वो बाहर आया। तो वो जो जैसा ये होता है ना, अपना बर्न होता है ना, ये हॉट बर्न होता है, वैसा मुझे वो कोल्ड बर्न हुआ था। मेरे पैर को काले काले हो गए थे वो जो पैर जो है। 1.5 महीने तक कुछ मैं वहां थोड़ा खुजली और ऐसा कुछ सेंसेशन लग रहा था। तो फिर कुछ लोगों ने फिर हमें हेल्प करके फिर गाड़ी वापस घुमा लिया। आगे आके कहीं तो एक जगह पे हमारा टायर फट गया, कहीं लग गया। फिर वो टायर चेंज किया। तो हम लोग खाली 35 या 40 किलोमीटर 11 साढ़े 11 बजे निकले और 5:30 बजे वापस, नहीं 7 बजे वापस आए। तो पूरा दिन भर हमने खाली इतना ही ट्रैवल किया, वापस आ गए। फिर आने के बाद वो जो कुछ लेके गए थे वही वही आके खाना खाया।
और जब हम हैंग को छोड़ा और वापस जब आ रहे थे, तब मेरे बॉस ने मुझे पूछा, केडी साहब आपको वो उन लोगों को गांगुर्डे और ये सब याद नहीं आ रहा, खांडो बोलते थे, केडी साहब बोलते थे, आपको डर नहीं लगा? मैंने बोला नहीं लगा। कैसा? बोले हैंग तो पूरा पैनिक हो गया था, आपको डर क्यों नहीं लगा? मैंने बोला नहीं लगा, बस मुझे जो भी है आई वाज विद इट। बोले यही आपके स्पिरिचुअलिटी का और आपके गुरु का पावर है। बोलिए कि ये जो है कि इस माहौल में मैं खुद ही डरा हुआ था, बोले मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा था कि मैं खुद ही डरा हुआ था, लेकिन आप तो पूरे पूरे कॉन्फिडेंट थे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं लगा, मेरे अंदर से चल रहा था कि बस ही इज विथ मी और जो भी करना है वो उनको पता है। तो इस मूड में था। तो उनको ये रियलाइजेशन हो गया ना, वो कोर्स नहीं कर रहा था, उन्होंने तुरंत उसके बाद बोला चलो मैं कोर्स कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा रियलाइजेशन था कि क्योंकि देखो एक शक्ति हमारे पास है, एक पावर हमारे पास है, तो डरने की क्या बात है ना, जो भी होना है वो देखा जाएगा। तो यानी जगह-जगह पे एंड हो सकता था। ऐसे ऐसे इतने सारे वो उस यानी मेरे जीवन वो बोले ना ये आपको डर मैंने बोला मेरे जीवन का तो पूरा थ्रिल एक ही समय, एक ही दिन में सब एक्सपीरियंस कर लिया, जो भी थ्रिल होता है ज़िंदगी में, वो पूरा एक साथ मैंने यहाँ अनुभव कर लिया। लेकिन बस आई वाज़ विथ इट, जो भी हो रहा है चलो बी विथ इट ऐसे। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। ऐसा है। या वेरी नाइस। होता है भैया कि हमारे मन की स्थिति जो होगी उसके अनुसार हमारे आसपास के लोग हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये यस, मैंने भी नोटिस किया है एंड या सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, यस, यस। यस। तो थैंक यू सो मच भैया। इट्स 9:53 तो लेट्स वाइंड अप। थैंक यू सो हाँ, मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन आपने ज्वाइन किया और कल 9 बजे मिलेंगे हम लोग। जय हाँ। गुरुदेव। थैंक यू अभिषेक। आज थोड़ा से टेक्निकल ग्लिच आया था इसीलिए थोड़ा-सा लेट भी हो गए हम लोग उसमें काफ़ी उलझे रहे। तो पता नहीं आज तो हो गया बस तो चलो कल से एक बढ़िया-सा हो जाएगा। कल भी सब लोग 9 बजे जॉइन करना। कल अपने जो भी नासिक के जो भी कर्ता-धर्ता है, विजय हाके भैया, तो कल उनके साथ स्टोरी है। तो सब लोग उसका आनंद लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।